अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के काफी क्वेश्चंस हम पहले भी एमसीक्यूज के डिस्कस कर चुके हैं टॉपिकल्स में। ठीक है, आपको याद होंगे, जिसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, आपको याद होगा, ब्लैक और शाइनी सरफेस से रिलेटेड। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, 32। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर हम दूसरे टॉपिक के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट आपके पास सरफेस और कलर का ही बनता है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। So the diagram shows us room seen from above. It is cold outside the room. The room is heated by a fire in the fireplace. ठीक है. Where is most heat lost by convection? अब हीट कहाँ पर लॉस हो रही है कन्वेक्शन प्रोसेस से? तो आपने कहा बी, बिल्कुल सही, चिमनी। क्योंकि चिमनी में आपके पास नॉर्मली होता ही यही है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा या वेस्ट होगा आपके पास, वहां पे स्मोक वो चिमनी के थ्रू बाहर की तरफ मूव कर सकता है इजीली। और जब वो मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सिंपल आपके पास कन्वेक्शन का प्रोसेस फॉलो हो रहा है वहां पर। उसके बाद आपके पास ये तो थर्मल था कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से पॉसिबल होती है हमारे पास। फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, जिसमें आपको मैंने कहा था कि कुछ लॉज होंगे और कुछ थर्मामीटर के क्वेश्चन होंगे। थर्मामीटर वाले क्वेश्चंस आपने स्किप कर देने इसमें से। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, 3 में उन्होंने कहा है व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड एट एक्स। जो एक्स पोजीशन दी है उन्होंने, वहां पर लिक्विड का जो आपके पास चेंज होगा वो आपने बताना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक वायर रखी है जिससे हम इलेक्ट्रिकली हीट अप कर रहे हैं कोल्ड ऑयल को। और उसमें फिर आपने कहा कि ऑप्शन बी होगा, इट बिकम्स लेस टेंस एंड राइज। ठीक है, अभी हम ऊपर भी ये देख कर आ चुके हैं कॉन्सेप्ट एयर के साथ, तो लिक्विड में भी सेम होगा कि आपके पास उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। बी, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी था इस तरह का, उसमें जो कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन ड्रॉ की थी उन्होंने इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट था। और इसमें आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूला भी था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पीपल एड्स 37 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये मास ऑफ आइस है। ठीक है, और टेम्परेचर उसका था 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मास गिवन है वो है मास ऑफ वाटर। और
और उसको आपने ऐड किया 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो दो टेम्परेचर है, दो डिफरेंट मासेस हैं, एक आइस के लिए और एक वाटर के लिए। अब उसके बाद ये हुआ, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड मेल्टेड आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनली क्या हुआ कि आपके पास दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कोई भी हीट हमारी लॉस नहीं हुई और कोई भी हीट हमारी गेन नहीं हुई सराउंडिंग से। ठीक है, तो सराउंडिंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर, हम सिर्फ आइस और वाटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक इज इन द सेपस। अच्छा, बेसिकली ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड तो स्पेसिफिक हीट से ही है। ठीक है, जो भी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन आपके पास इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें खैर वो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं आपसे, जो रिलेटेड होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट से। ठीक है, तो नॉर्मल इसका जो फॉर्मूला सिंपल सा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल जो है लेटेंट हीट होगा स्पेसिफिक, उसको मल्टीप्लाई बाय मास और एनर्जी से राइट हैंड साइड पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला बस आपके पास इंक्लूड है, बहुत ज्यादा आपके पास डिटेल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं होते। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बेसिकली आइस के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा हो तो सिंपल आप एसआई यूनिट से भी कंपेयर कर सकते हो, उन्होंने लिखा हुआ है जूल्स पर ग्राम। जूल्स पर ग्राम का मतलब ये हुआ कि एनर्जी को आप डिवाइड कर रहे हो बाय मास। ठीक है, तो बेसिकली एल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एनर्जी कहाँ से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एनर्जी तो उन्होंने आपको डायरेक्ट कोई गिवन नहीं दी क्वेश्चन में, और आपको सबसे पहले अब एनर्जी फाइंड करनी है। मास तो आपके पास 37 है आइस का। ठीक है, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उन्होंने आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट दी है, आप वाटर की स्पेसिफिक हीट से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.2 इज इक्वल्स टू, और वाटर का मास कितना था, 100 ग्राम्स, और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना हुआ था, 30 to 0। तो हमने वाटर को 30 डिग्री से 0 डिग्री पर चेंज किया था। ठीक है, तो बेसिकली आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और फिर उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, और अब आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, अब आप इसे अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, तो 37 क्योंकि हमारे पास मास ऑफ आइस था,
तो हम आइस के लिए जब फाइंड आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट, तो हम इसे डिवाइड बाय 37 करेंगे तो 340.56 कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि वो क्लोज टू ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट होगा। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो फॉर्मूला है सिंपल, ये आपके पास इंक्लूड है, इसे स्किप नहीं करना। इससे ज्यादा कुछ डिटेल में ही नहीं होगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। तो सिंपल इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जो भी आएंगे अभी हम उसको कर लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg सी, द एनर्जी नीडेड टू। अब उन्होंने स्टेटमेंट आपको हाफ दिया, अब उस स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट करना है। अब उन्होंने लिखा हुआ हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज सी। सही है, हीट कैपेसिटी उन्होंने कहा कि मास की सी है। अब ये है कि द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज बाय डेल्टा टी इज सी इंटू टी। और बी में लिखा हुआ है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टी इज सी डेल्टा टी। मेल्ट यूनिट मास ऑफ। अच्छा, बेसिकली उन्होंने आपसे ये कहा है कि आपके पास हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है। हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप 2 kg मास की बात कर रहे हो, और उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है वो सी है। अब नॉर्मली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम करते क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए और बी में से हम टिक करेंगे, क्योंकि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम इंक्रीज द टेम्परेचर करेंगे। अब टेम्परेचर भी हमारे पास जो है वो होल ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 kg मास लिखा है, अगर वो यूनिट मास लिखते तो फिर हम यूनिट मास सेलेक्ट करते। ठीक है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन ए होगा, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द होल ऑब्जेक्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपके पास ए। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। अच्छा, आपके पास जो ये लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली लैटेंट हीट में हमने ये डिस्कस किया था। अब लैटेंट हीट में दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक आपके पास वेपराइजेशन का होता है और एक आपके पास होता है एवापोरेशन का। और एक आपके पास होता है एवापोरेशन। तो वेपराइजेशन और एवापोरेशन में आपके पास स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि वेपराइजेशन में आपको पता है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन का प्रोसेस आपके पास ये होता है कि आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। ठीक है, वेपराइजेशन का प्रोसेस है। और सॉरी, इसको उलट लिख दिया, ये आपके पास एवापोरेशन में आना था। यहाँ पे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और वेपराइजेशन में हमारे पास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ये तो हमारा जर्नल जर्नल प्रोसेस है जो हमें पता है। ठीक है, बाय नेम। कि वेपराइजेशन का मतलब ये है और वेप और एवापोरेशन का मतलब ये है।
अब इसमें लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब इसमें ये होगा आपके पास कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब दोनों में हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है आपके पास, वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये हीट तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस हीट को प्रोवाइड करना है आपने सेम टेम्परेचर पे। मतलब हीट आपने इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो। तो लेटेंट हीट में एक ये इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक आपके पास कंडीशन होती है कि आप सेम टेम्परेचर पे रहते हुए ये दोनों प्रोसेस कर रहे हो। मतलब ये प्रोसेस सेपरेट है, बिल्कुल ये प्रोसेस बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, हम एट अ टाइम किसी एक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बताने का रीजन ये था कि दोनों में आपके पास हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो आप स्टेट को चेंज करने में, लेकिन आपका टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स क्या होती है? अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, तो वेपराइजेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो वेपराइजेशन की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, क्योंकि हम यहाँ से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल बॉइल्ड वाटर की एग्जांपल लोगे, ठीक है, बॉइलिंग की नहीं, हम बिल्कुल बॉइल्ड वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये कि आपका टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे जो है वो हीट अप नहीं होता। वो उससे आगे जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री बिल्कुल उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वाटर का। तो जब आप वाटर को कंसिडर कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल होती है लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन की। और वेपराइजेशन की अगर हम कंडीशन डिस्कस करें, तो उसमें आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर। आप आइस को सिर्फ रूम में ला के रख दो टेबल पर, और वो सराउंडिंग की जो भी टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर से जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वो आपने खुद से हीट प्रोवाइड नहीं की, आपने कोई हीट में चेंज नहीं लाए, तो वो आपके पास सराउंडिंग की वजह से मेल्ट हो रही है। तो इसमें आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एग्जांपल इस तरह से इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने याद रखते हैं। और फॉर्मूला दोनों का वही सेम रहेगा, अभी हमने जिस तरह से फॉर्मूला लिखा था। बस इसमें आप जब वेपराइजेशन की बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप वी लिख लेते हो या ई लिख लेते हो, फॉर्मूला दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन थी लेटेंट हीट की। अब दोबारा क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर 7 में उन्होंने पूछा था व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, और गैस में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि आपके पास कौन सा ऑप्शन इसमें पॉसिबल होगा? The energy required to make molecules expand, the energy required to make molecule expand and move apart, the energy required to make molecules move apart, और the energy required to make molecules move faster। ठीक है, अच्छा, एक आंसर आया बी, एक आंसर आया सी। अच्छा, बी में ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंड एंड मूव अपार्ट, ठीक है, और सी में ये लिखा हुआ है सिर्फ मूव अपार्ट। और अभी हम वेपराइजेशन की बात कर रहे थे, तो वेपराइजेशन में हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, और स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली वहां पर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मूव करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास वो गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो मूव कर रहा है। तो बेसिकली वहां पर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हम तब लिखते जब हम स्टेट सेम में रहते। जब स्टेट सेम रहती है तब हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जिस तरह से अगर आप गैस की बात करो,
तो गैस आपके पास अगर गैस स्टेट में रहते हुए आप बात करो, जिस तरह हम नॉर्मल पंप पिस्टन यूज करते हैं, तो तब हम एक्सपेंशन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, मतलब या जो भी प्रोसेस था लेटेंट हीट का, तो जो भी हमने अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे प्रोवाइड की है, तो उसकी वजह से आपके पास वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड की क्वांटिटी अब कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंशन वाला पार्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया बी, हमने सी वाला पार्ट सेलेक्ट किया कि मॉलिक्यूल्स अब आपके पास दूर डिस्टेंस पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। स्टेट कन्वर्ट होने का मतलब है जब वो गैस में जाएंगे तो गैस में आपको पता है लिक्विड से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इंसुलेटेड बीकर कंटेन्स 300 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़ा सा एक बार फोकस करके करना। तो इसमें लिखा हुआ है, एन इंसुलेटेड बीकर कंटेन्स 300 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दोबारा से वाटर की उन्होंने बात की है, और इनिशियली एट 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रीचेस 50 डिग्री। अब 100 डिग्री का मतलब यानी बॉइल्ड वाटर उसमें ऐड किया, और फाइनल टेम्परेचर हमारा लिक्विड का हो गया 50 डिग्री। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2, हाउ मच वाटर इज एडेड। तो अब बेसिकली आपके पास मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मास फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने पहले कैलकुलेट किया था, दोबारा से आप उसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह अभी हमने आइस वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके फिर बताना आंसर आपके पास क्या आता है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, मैं दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। Question number 9 है, a hot liquid is poured into a beaker. The graph shows how the temperature of the liquid change as it cools towards room temperature. अब इसमें लिखा हुआ है कि हॉट लिक्विड को आपने एक बीकर में पोर किया, और ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड चेंजेस। और लिक्विड का टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा जब वो आपके पास रूम टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आ रहा है, और उसके आपने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने शो कर दी। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स पे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसको आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। कंडेंसेशन, ठीक है, एक आंसर आया कंडेंसेशन, एक आंसर आया एवापोरेशन। अच्छा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, और टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए उसमें एक वैल्यू ऐसी आई कि वहां पे टेम्परेचर कुछ टाइम कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होने के बाद फिर वो दोबारा से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो वो लिक्विड जो था वो अपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आ गया। ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आने के बाद अब उसका टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने का मतलब ये कि अब वो इसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, तो उसके बाद तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, और दूसरा ये कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद हमने उसका और टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, यानी उसकी स्टेट चेंज वहां पर कुछ होना स्टार्ट हुई है। और स्टेट चेंज का मतलब ये है कि कुछ पार्ट की स्टेट चेंज हो गई, क्योंकि जब आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है लिक्विड का, और आप उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर रख रहे हो, तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एवोपरेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो एवापोरेशन का प्रोसेस तो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एवापोरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, कुछ टेम्परेचर उससे डिक्रीज होगा। और बाकी ये है कि आपके पास रूम की तरफ से जो टेम्परेचर होगा, जो हॉट लिक्विड का टेम्परेचर है, वो आपके पास सराउंडिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने बीकर में वाटर को लाकर रखा है यहाँ पर, तो अब उसका टेम्परेचर हाई था, तो टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये कि वो काफी मॉलिक्यूल्स तो एवापोरेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है एवोपरेशन का भी प्रोसेस होगा। और दूसरा ये कि आपके पास वो सॉलिड स्टेट में ही, मतलब लिक्विड जो था, वो आपके पास अपनी स्टेट को भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और जब वो रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि कूल डाउन हो रहा है, वो उसकी स्टेट थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोसेस होगा, वो सॉलिडिफिकेशन और एवोपरेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हो रहा है। टेम्परेचर लो होने का मतलब ये है कि आपके पास सॉलिडिफिकेशन का भी प्रोसेस यहाँ पर है। क्योंकि अब रूम टेम्परेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा लो हो। ठीक है, और आपने, क्योंकि रूम टेम्परेचर मेंशन भी नहीं है, जिस तरह से ग्राफ शो किया उन्होंने, ग्राफ शो करने से यही आइडिया हो रहा है आपके पास कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होने में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि एवापोरेशन होगा, और दूसरा ये कि आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो टाइम के बाद भी काफी डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी वो काफी डिक्रीज हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें है कि a fixed mass of gas in a syringe at 0 डिग्री सेल्सियस is heated at constant pressure। अब आपने कांस्टेंट प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर था, और उस गैस को आपने हीट अप किया। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम वी विद टेम्परेचर टी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। और अब आपने बताना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने आपको दी है। अच्छा, एक आंसर बताया डी। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन अ सिरिंज। ठीक है, मास आपके पास फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम आपके पास जो होगा उसका, ठीक है, गैस है, गैस का तो आपके पास जब कंटेनर में हम बात करेंगे तो हम उसके वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये कि उसका इनिशियल कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम होने के बाद आपने क्या किया कि उसको हीटअप किया है। तो हीटअप करने का मतलब ये हुआ कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये कि हमने दो लॉस पढ़े थे गैसेस से रिलेटेड। एक आपके पास था बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ भी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, मतलब परसों लास्ट क्लास जो हुई थी प्रेशर की, उसमें भी। तो बॉयल्स लॉ में आपको याद होगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और इसी तरह से एक टेम्परेचर से रिलेटेड भी लॉ था, जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप इसको लॉ की टर्म से भी नहीं देखो, तो जर्नल सा कॉन्सेप्ट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वो इस लॉ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का ग्राफ हमने ढूंढना है। तो वो कौन सा ग्राफ होगा? अब या तो a होगा या तो b होगा। अब a और b में पता है बस क्या डिफरेंस है। अब b और a में क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है, हालांकि हमारे पास जो है वो फिक्स्ड मास था। इसका मतलब है कुछ ना कुछ वॉल्यूम इनिशियली होगा, क्योंकि जब हम गैस यूज कर रहे हैं तो गैस का इनिशियल कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता।
तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी होगा राइट। क्योंकि हम जब स्टार्ट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास कुछ गैस ऑलरेडी थी, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हमारे पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, जब हम मास रखेंगे गैस का सिलेंडर में या सिरिंज में, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हमें इनिशियल मिलेगा। उसके बाद फिर जो एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम होगा वो हमें न्यू वॉल्यूम की वैल्यू देगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है बेसिकली। अब इसलिए आप टॉपिकल्स कर लोगे ना तो आपको ये होगा कि काफी चीजें क्लियर हो जाती है इस तरह से। 11 वाला क्वेश्चन देख लो आप। ए ए ठीक है। 11 का आपने आंसर दिया ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले वो मेल्ट हुआ, फिर उस वो बॉईल हुआ टू प्रोड्यूस अ गैस। ठीक है, तो व्हेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अच्छा, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन अभी स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते आपके पास। और इसमें आपके पास दिया हुआ है कि यूजिंग एन इलेक्ट्रिक कैटल 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। latent heat of steam is what is the average electrical power used? अच्छा, इन्होंने अब क्योंकि पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, और पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है बेसिकली, या एनर्जी को अगर आप टाइम से डिवाइड करो, या वर्क डन को टाइम से डिवाइड करो, तो वो आपके पास पावर की क्वांटिटी होती है। तो उन्होंने कहा है व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिकल पावर यूज्ड। आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर बतानी कि आपने कितनी यूज की है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आप देखो, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इसको रिलेट करके देखो कि क्या आंसर आपके पास बनता है। बी, 200 को आप मल्टीप्लाई करो स्पेसिफिक हीट से और डिवाइड करो टाइम से। और कोई आंसर? अच्छा देखो, अब आपने पता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि इस लेटेंट हीट का फॉर्मूला था m मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ई की जगह पर लिखेंगे m/L डिवाइडेड बाय टाइम। अब उन्होंने आपको मास दिया हुआ था। ठीक है, और मास दिया हुआ था 200 ग्राम ऑफ वाटर, और उसको आपने स्टीम में कन्वर्ट किया, और उसकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट थी वो 2250 थी, और टाइम उन्होंने दिया 300 सेकेंड्स का। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास बी। क्योंकि पावर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी है, जर्नल फिजिक्स में भी है पावर का कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ इतनी ज्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, सिर्फ उन्होंने एक जर्नल कॉन्सेप्ट पूछा कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 14 वाला भी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है।
इसमें लिखा है कि थर्मल एनर्जी ऑफ 12,000 जूल। अब आपके पास थर्मल एनर्जी गिवन है, इज सप्लाइड टू अ मास, मास गिवन है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी दी हुई है। तो आपने जो है वो टी कैलकुलेट करना है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल्स टू, आपने टी कैलकुलेट करना है ना, तो आप टी को सी से रिप्लेस कर लो। ठीक है, आप इनकी कैलकुलेशन कर लो और टी का आंसर देखो क्या आता है। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, ई की वैल्यू थी 12,000, और एम है 2, और 800 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 डिग्रीज आंसर आ रहा है। ठीक है, आप भी चेक कर लेना क्योंकि ई की वैल्यू 12,000 है, और एम जो है वो आपके पास, ठीक है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 800। तो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे, 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्रेशर में कर चुके हैं पहले से, इसे छोड़ देना। और 16 में लिखा हुआ है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर सप्लाइड टू कॉपर ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मासेस, विच ब्लॉक एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज। तो किसमें टेम्परेचर का चेंज ज्यादा होगा, ये आपने बताना है। तो इसमें अब आपने ये देखना है कि अगर आप पॉइंट 1 की बात करो, तो पॉइंट 1 को टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं 200, और इसी तरह बाकी को कंपेयर करो, तो सेकंड वाले में पॉइंट 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो, तो पॉइंट 1 को आप 100 डिग्री सप्लाई कर रहे हो। इसी तरह थर्ड वाले को चेक करो, तो 0.4 और 600, तो ये भी 200 से लेस होगा। इसी तरह 0.8 को 400, ये भी 200 से लेस होगा। तो सबसे ज्यादा जो हीट एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेस मास में, वो ए को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।